हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके साथ ही हमने लक्ष्मीकांत की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं हमने, उसको भी देखिए और अपना जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वो सीरीज़ कैसी लगी। और जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के डे का ये जो है ये नेक्स्ट ऐसे है। इसके पहले हम एक ऐसे डाल चुके हैं, दूसरा देखेंगे इसमें क्या है। नव भारत न्यू इंडिया का निर्माण, इसको हम देखेंगे डिटेल में। भारत से नव भारत की यात्रा को चलने के लिए पहले भारत को विश्लेषित कर दिया जाए। यूँ तो भारत हमेशा से विश्व के लिए एक आश्चर्य रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं, परंपराएं, रीतियां, कुरीतियां भी, जिसमें कुरीतियां भी शामिल हैं, मिल जाएंगी जो विश्व में कहीं भी नहीं मिलेंगी। मसलन भारत की बहुआयामी संस्कृति को ही लें। भारत के भीतर अनेक भारत हैं। घोर गरीबी, कुपोषण, अकाल, भूखमरी के साथ साथ नूतन तकनीकी, विश्व प्रसिद्ध मेगा मॉल, बुलेट ट्रेन, इसरो, डीआरडीओ भी भारत में उपस्थित हैं। नव भारत को इसी संदर्भ में विश्लेषित करना होगा। हाल में हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मासिक संवाद में नव भारत की संकल्पना रखी। 1942 में जिस तरह से भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, उसी तरह प्रधानमंत्री ने भारतीय युवाओं को 6 बिंदुओं पर संकल्प लेने का आह्वान किया। यह गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, स्वच्छता, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए 5 वर्षों का संकल्प लेने की बात करते हैं, ताकि जब हम 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो हमें नव भारत की सिद्धि प्राप्त हो। उन्होंने नारा दिया कि करेंगे और करके रहेंगे। वास्तव में भारत आज़ादी के 70 सालों में विविध तरीकों से इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करता रहा, परंतु स्थितियां बदली नहीं। भ्रष्टाचार की बात करें तो यह भारत को पिछले 70 सालों से दीमक की तरह खोखला कर रहा है। गाँव के विकास के लिए अरबों रुपए खर्च हुए पर स्थिति जस की तस है। प्रसंगवश अदम गोंडवी साहब का एक शेर याद आता है, तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। होना तो चाहिए कि भारत में इन 70 सालों में शहर व गांव का भेद मिट जाता, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अतः नव भारत के लिए हमें अपनी इस खामी पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। हमें CAG, RTI, CBC, मजबूत लोकपाल, सोशल ऑडिट, DBT आधार पर कुशलता से अनुप्रयोग करना होगा ताकि प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि हो। इससे हमारा लोकतंत्र ज़्यादा समावेशी, स्थिर और सुदृढ़ हो सकेगा। गरीबी का आशय मूलभूत वंचनाओं से है। पहले इसे खाद्य सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जा रहा है। 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर इसको देखा जाने लगा। भारत के लिए गरीबी के सभी स्वरूप की समाप्ति करनी होगी। पिछड़े, दलित, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे गरीबी के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं। इससे इस वर्ग पर केंद्रित सरकार ने कई योजनाएं यथा NFSA 2013 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना, रोजगार गारंटी मनरेगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को पूरे वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा योजना के तहत सबके लिए आवास, DD कौशल विकास और 73rd और 74th में स्थानीय स्वशासन अमेंडमेंट में स्थानीय स्वशासन में 1/3 सीटों का आरक्षण
नई स्वास्थ्य नीति 2017 आदि को शुरू किया गया। इस योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से नव भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय समाज में जाति अतीत से एक कटु सत्य रही है। आज़ादी के समय से ही ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसके उन्मूलन के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। हमारे संविधान के आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के सभी रूपों की समाप्ति हो गई है। 1955 में सिविल अधिकार एक्ट लागू किया गया। इसके बावजूद हालत नहीं सुधरी। जातिवाद की समाप्ति के लिए समाज के अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना होगा। इसमें बाधक खाप पंचायत जैसी तांत्रिक संस्थाओं पर रोक लगानी होगी। नव भारत में चयन के विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन करना, उसको समाप्त करना, परिवार के स्तर पर से ही लैंगिक समता को बढ़ावा देना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर ही जाति मुक्त नव भारत का निर्माण हो सकेगा। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। धर्मनिरपेक्षता भारत की परंपरा में भी है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा भी गया है। इसके बावजूद आज़ादी के इन 70 सालों में कई बड़े सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं। प्रसंगवश कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे हैं, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। नव भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च का विवाद ना होगा। वास्तव में संप्रदायवाद के चलते भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा है। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना ही होगा। विश्व IS जैसे खतरे आतंक के संगठित रूप से जूझ रहा है। भारत को इसके प्रभाव से स्वयं को बचाना होगा। पिछले दिनों एक गायक ने मस्जिद से अजान के मुद्दे को उठाकर भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर करने की कोशिश की। उनको समझना चाहिए कि न मंदिर की बात हो, न शिवालयों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भगत से है, ना अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मखे जवान खुदकुशी करते किसान से हैं। तो ये हमने कुछ पंक्तियों के माध्यम से देखा। अब आतंकवाद की जो समस्या है वह मात्र भारत की ही नहीं वरन एक गंभीर वैश्विक समस्या है। 2001 में अमेरिका पर अलकायदा का हमला उसके लिए चौंकाने वाला था। ISIS का उभार, यूरोप में बढ़ते लोन वुल्फ हमले और म्यांमार का ARSA, फिलीपींस का गाट ग्रुप विश्व के समक्ष नए खतरे के रूप में उभरे हैं। भारत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ 70 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा है। कश्मीर का पर्यटन उद्योग इसके चलते ठप सा पड़ गया है। भारत को आर्थिक संसाधनों के साथ साथ भारी मात्रा में अपने जवानों को खोना पड़ा। भारत आतंकवाद के सभी रूपों का आलोचक है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने CCIT प्रस्ताव रखा, जिस पर आम सहमति अभी तक नहीं बना सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सितंबर 2017 में घोषित नई अफगान नीति भारत के लिए उम्मीद लेकर आई है। इसमें पाकिस्तान को विश्व मंचों पर लज्जित करता है। नव भारत के आखिरी स्तंभ के तौर पर स्वच्छता का विश्लेषण किया जा सकता है। महात्मा गांधी स्वच्छता को राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इसके बावजूद आज़ादी के 70 साल बाद भी हमें घर में शौचालय बनवाने के लिए कहा जा रहा है। इससे अधिक विडंबना क्या होगी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। तब से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, यथा ODF गांव स्कूल में शौचालय स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए इस विशाल आंदोलन को मंद नहीं पड़ने दिया गया। 2019 में समाप्त होने
वाले इस आंदोलन में भारत को आमूल चूल बदलने की क्षमता है। स्वच्छता से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार होगा, ग्रामीणों की बचत का अन्य जगह उपयोग होगा। स्वच्छता को पर्यटन से भी जोड़ा जा सकता है। भारत की समृद्ध विरासत पर्यटन उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त है। वास्तव में भारत को नव भारत में बदलने के लिए पूर्व वर्णित 6 बिंदुओं के अलावा भी बहुत से मसलों पर ध्यान देना होगा। भारत में निष्पक्ष न्याय मिलना आज भी दुष्वार है। वास्तव में कानून अमीर के लिए मजा और गरीब के लिए सजा रखता है। इस गंभीर मसले को निम्न पंक्तियों में बेहद सटीक रूप से समेटा गया है। रंगे हाथ पकड़ा गया मुखिया जी का यार, सजा मिले कोतवाल को भोगे चौकीदार। नव भारत में मुखिया का यार को सजा मिले वही भोगे, ऐसा प्रबंध करना होगा। नव भारत के लिए हमें चुनाव सुधार, श्रम सुधार, पंचायती राज का आर्थिक सशक्तिकरण, संसद की गरिमा, शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में सटीक संतुलन पर जोर देना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी कारगर सटीक क्रियान्वयन, क्रिया योजना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था, ज्ञान अर्थव्यवस्था आदि संकल्पनाओं पर जोर देना होगा। नव भारत के लिए आपदाओं, विशेषकर नई किस्म की यथा शहरी बाढ़, वनों में आग, भगदड़, हीट स्ट्रोक, मरुस्थलीकरण, सूखती नदियां, सिमटती लुप्त होती झीलों के संरक्षण संवर्धन का कार्य तेज व सटीक तरीके से करना होगा। नव भारत में खाद्य सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए लैंड टू लैब, जैविक फसलों, कृषि जीरो रिले, स्प्रिंकल सिंचाई, जल का मितव्ययी उपयोग, उर्वरकों का सीमित उपयोग, जीएम फसलें आदि पर जोर देना होगा। हमें एआई बिग डेटा एनालिसिस, जीनोम एडिटिंग, बायोटेक्निक, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग देश की आम जनता के हित संवर्धन हेतु करना होगा। भारत में गांधी व दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की संकल्पना की पूर्ति हो, हर आंख में आंसू पोंछा जाना चाहिए। नव भारत के प्रशासन की परंपरागत उदासीनता, निष्क्रियता, वंचितों के प्रति असंवेदनशीलता को दूर करना होगा। वास्तव में जिस न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात की जा रही है, उसे विचारों से मूर्त रूप में साकार करना होगा। नव भारत में सरकारी संघवाद पर खूब जोर दिया जाए। केंद्र का राज्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। भारत को अब तक विकास से वंचित पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण समावेशी विकास के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। ढोला सुदिया पुल जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना को विस्तार देना होगा। भारत जापान के साथ मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति बना रहा है। नव भारत को सामरिक तौर पर भी सशक्त, सुदृढ़ होना चाहिए। पिछले दिनों भारत ने डोकलाम विवाद पर जिस कूटनीति का परिचय दिया, वह भारत के आत्मविश्वास शक्ति का परिचायक है। आज़ादी के समय भारत ने जिस तरह से संविधान निर्माण के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का अनुसरण किया, उसी तरह से आज भारत को विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। SDI के लिए नॉर्वे, स्वीडन का अनुसरण करे तो स्मार्ट सिटी के लिए सिंगापुर का तकनीकी जापान से सीखी जा सकती है। आज की भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा इस संदर्भ में की जा सकती है कि भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद से पोषित होता रहा है। 70 साल में हमने तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। हम हमेशा से विश्व शांति, सह अस्तित्व के हिमायती रहे हैं। भारत को नव भारत में रूपांतरण के लिए कई अवरोध, चुनौतियां व संकट आ सकते हैं, परंतु हमें यह करना है और करके रहेंगे। कहा भी गया है, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। तो इसी के साथ हम अपना ऐसे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को हमारी जो ये ऐसे की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो ये हम जो कोर्स का जिनका यूज़ कर रहे हैं, आप लोग उसके लिए एक डायरी बना लीजिए और उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी जो है कोर्स आपको मिलते हैं उसमें लिखते रहिए और उसको लर्न करते रहिए, जो कि ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।